अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर लेक्चर नंबर 12 है आज हमारा। और लास्ट टाइम हम लोग एडजस्टिंग एंट्रीज करना सीख रहे थे कि एडजस्टिंग एंट्रीज किस तरह से की जाती हैं, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का जिक्र किया था हम लोगों ने। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को एडजस्टिंग एंट्रीज करने के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाऊंगा। और 12 चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 जो स्टार्ट हो रहा है उसी का ही ये एक टॉपिक होगा। लेकिन हम लोग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का ही उठाएंगे और चैप्टर नंबर 4 भी साथ में थोड़ा सा डिस्कस हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप क्या करेंगे कि चैप्टर नंबर 4 को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, आप इसी क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि इस क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 4 की एज सच कौन सी रिक्वायरमेंट थी या कौन सा उसका स्टडी ऑब्जेक्टिव था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मुझे आप लोगों के साथ जो शेयर करना है, डिस्कस करना है, हमने आज जो क्वेश्चन सॉल्व करना है सेशन में, वो देखते हैं हम लोग। टोनी मसासी स्टार्टेड हिज ओन कंसल्टिंग फर्म। टोनी मसासी एक प्रोप्राइटर हैं, उन्होंने अपनी एक कंसल्टेंसी की फर्म ओपन की है, उसका नाम है मसासी कंपनी। ऑन ऑन जून ऑन जून 1st 2010 द ट्रायल बैलेंस एट जून 30 इज शोन बिलो। जब जून 1 2010 की बात की गई तो ट्रायल बैलेंस हमें 30 जून का जो अवेलेबल था वो हमें ये नज़र आ रहा है। ट्रायल बैलेंस जैसे आप लोगों को पता है हम लोग किस तरह से बनाते हैं। पहले बिजनेस का टाइटल टोनी मसासी कंपनी, उसके बाद हम लोग जो हेडिंग दे रहे हैं दैट इज़ ट्रायल बैलेंस, जो हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं उसका नाम देंगे, और उसके बाद वो डेट लिख देंगे जिस डेट का ट्रायल बैलेंस हमारे पास है, जून 30 2010, 30 जून 2010 का। 1 जून से लेकर 30 जून तक का ट्रायल बैलेंस है ये, और ये पीरियड 30 जून को एंड हो रहा था, तो 30 जून का ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है। अकाउंट्स डिफरेंट दिए हुए हैं, उनके डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस हमारे पास गिवन है। ट्रायल बैलेंस में स्टूडेंट्स कुछ अकाउंट्स हमें गिवन थे। इन एडिशन टू दोज अकाउंट्स, उन अकाउंट्स के अलावा लिस्टेड ऑन द ट्रायल बैलेंस द चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर मसासी कंपनी आल्सो कंटेन्स द फॉलोइंग अकाउंट्स। ये कुछ मजीद अकाउंट्स हैं जो कि चार्ट ऑफ अकाउंट में शामिल हैं। वो कौन से हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, ऑफिस इक्विपमेंट, सैलरीज पेबल का अकाउंट, यूटिलिटी बिल्स का यूटिलिटीज पेबल का अकाउंट, सप्लाईज एक्सपेंस का अकाउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट, इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट एंड यूटिलिटी एक्सपेंस का अकाउंट। ठीक है, ये कुछ फर्दर अकाउंट हैं जो कि हम लोगों ने अपनी नेक्स्ट प्रोसीडिंग में, नेक्स्ट हेयरिंग में हम लोग, नेक्स्ट वर्किंग में हम लोगों ने यूज़ करने हैं। अदर डाटा, अदर डाटा कौन सा अवेलेबल है हमें? ये जो इवेंट्स जो अनरिकॉर्डेड होते हैं ड्यूरिंग दी फिजिकल पीरियड, जो अनरिकॉर्डेड इवेंट्स होते हैं या जिनमें हम लोगों ने जिन अकाउंट्स में अमेंडमेंट्स करनी होती हैं, वो अदर डाटा में हमें अवेलेबल होंगे, जिन्हें हम लोग एडजस्टमेंट्स के नाम से हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। अदर डाटा क्या हमें अवेलेबल है? सप्लाईज ऑन हैंड एट जून 30 आर $600, ये सप्लाईज के बारे में एडजस्टमेंट दे दी गई। नंबर 2 यूटिलिटी बिल्स के बारे में, और 3 इंश्योरेंस के बारे में, एंड नंबर 4 अनअर्नड रेवेन्यूज़ के बारे में, नंबर 5 सैलरीज पेएबल के बारे में, एंड नंबर 6 डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट के बारे में, एंड नंबर 5 जो है वो अक्रूड रेवेन्यूज़ के बारे में। इनवाइसेस रिप्रेजेंटिंग 1000 ऑफ द सर्विसेज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द मंथ हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एज ऑफ जून 30, मतलब अभी तक ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी अक्रूड रेवेन्यूज़ के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, और रिक्वायर्ड क्या है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, वो रिक्वायर्ड देख लेते हैं। प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जून, जून के महीने की एडजस्टिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड हैं। यूज़ J3 एज द पेज नंबर ऑफ योर जर्नल, J3 आपने पेज नंबर यूज़ करना है जर्नल का। मतलब ये जस्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग उसमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं, या आप अगर आपने पेज नंबर बताना ही है जर्नल का, तो उसके रेफरेंस में आपने J3 का पेज नंबर यूज़ करना है। नंबर बी, पोस्ट द एडजस्टिंग एंट्रीज टू द लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स में एडजस्टिंग एंट्रीज को पोस्ट करना है। एंटर द टोटल्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस एज ए बिगिनिंग अकाउंट बैलेंस एंड प्लेस चेक मार्क इन द पोस्टिंग रेफरेंस कॉलम। प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है।
यहाँ पे स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जो काम सिखाया था वो हम लोगों ने कुछ अकाउंट्स देखे थे। लेक्चर नोट्स में से क्वेश्चन उठाया था कि कुछ अकाउंट्स हमारे पास अवेलेबल थे, उन अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस हम लोगों ने वहाँ पे पुट अप किए और उसके बाद जो न्यू अमेंडमेंट्स थी, जो एडजस्टमेंट्स थी, उनको हम लोगों ने पोस्ट किया और पोस्ट करने के बाद देखा कि किस तरह से हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आज के लेक्चर की जब मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा तो इसके साथ ही एक और मेरे पास लेक्चर रिकॉर्डेड है, वो भी मैं आपको सेंड करूंगा, जिसमें एक और क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, जिसमें मैंने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया कि आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है। तो आज जो मेथड मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है उस पे हम लोग चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। क्वेश्चन बच्चे ये देखें, मैंने एक्सेल की शीट ऑलरेडी ड्राफ्ट करके अपने पास रखी हुई है। ये वही ट्रायल बैलेंस मसासी कंपनी का ट्रायल बैलेंस मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर लिया कि जिसमें सारे अकाउंट के बैलेंसेस मैंने यहाँ पे लिख लिए हुए हैं और जर्नल एंट्रीज करने के लिए मैंने जर्नल का फॉर्मेट बना लिया और नीचे मैंने एडजस्टमेंट्स भी जो हैं वो लिख ली। अब वन बाय वन एडजस्टमेंट्स को उठाता जाऊंगा मैं और जर्नल एंट्रीज पास करता जाऊंगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट जो थी वो क्या थी? फर्स्ट एडजस्टमेंट में कहा जा रहा है जी यूटिलिटी सॉरी सप्लाईज ऑन हैंड एट जून 30 आर 600। कहा यह जा रहा है कि जब जून 30 जून को जो सप्लाईज हमारे पास रह गई हैं वो सिर्फ कितने की रह गई हैं? 600 की। बच्चे ये डाटा हमें सिर्फ एक मंथ का दिया हुआ था, 1 जून से लेकर 30 जून तक का हमें ट्रायल बैलेंस अवेलेबल था। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एंट्रीज को किस तरह से पास करना है। पहली एंट्री को हम लोग उठाएंगे और देखेंगे। देखें सप्लाईज ऑन हैंड 600 की सप्लाईज हमारे पास रह गई। बेटा अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस को देखते हैं तो ट्रायल बैलेंस में ये हमें सप्लाईज 2000 की अवेलेबल थी। कहा यह जा रहा है कि 30 जून को सिर्फ 600 की सप्लाईज हमारे पास रह गई हैं। तो टोटल सप्लाईज अवेलेबल 2000 की थी, उसमें से अगर 600 की हमारे पास रिमेनिंग है तो बाकी 1400 कहाँ गई हैं? वो यूज़ हो गई हैं। तो जो सप्लाईज यूज़ हो गई हैं उसके लिए जब हम लोग एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, यहाँ पे डेट या सीरियल नंबर में एडजस्टिंग एंट्री नंबर 1 थी तो वहाँ पे 1 लिख दिया। अब पहली एंट्री सप्लाईज यूज्ड हो गई, जितनी सप्लाईज बच्चे हमने यूज़ कर ली हैं उतने से क्या करेंगे? सप्लाईज एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट। अब बेटा देखिएगा टोटल मेरे पास जो सप्लाईज अवेलेबल थी क्वेश्चन में वो कितनी थी? वो 2000 की थी। उनमें से रह कितनी गई हैं? 600 की रह गई हैं। तो बाकी 1400 की सप्लाईज कंज्यूम हो गई हैं। वो ड्यूरिंग पीरियड हम लोगों ने इस जून के महीने के दौरान वो सप्लाईज यूज़ कर ली। तो जितनी सप्लाईज हमने यूज़ कर ली उतने से हमने सप्लाईज के एक्सपेंस को डेबिट कर लिया और उतने से हम लोग क्या करेंगे? सप्लाईज जो हमारा एसेट था उसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। एसेट जब कम होता है तो वो क्रेडिट होता है ना, तो 1400 से सप्लाईज को क्रेडिट कर दिया। अब नरेशन क्या लिखेंगे? सप्लाईज यूज्ड ड्यूरिंग पीरियड, कि ये पीरियड के दौरान सप्लाईज यूज्ड हो गई। ये पहली एडजस्टिंग एंट्री हम लोगों ने पास कर ली, पहली एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड कर ली। होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। सेकंड एडजस्टिंग एंट्री की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकंड में कहा यह जा रहा है ए यूटिलिटी बिल फॉर $150 हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड। एक यूटिलिटी का बिल था 150 का, हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड एंड विल नॉट बी पेड अंटिल नेक्स्ट मंथ। वो ना कहता है कि अभी तो अगले महीने तक उसकी पेमेंट भी नहीं होनी और उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया। मतलब ये कोई अक्रूड एक्सपेंस था। ठीक है। यूटिलिटीज हमने इस्तेमाल कर ली थी, उनका बेनिफिट हमने ले लिया था, लेकिन अभी अगले महीने तक ना तो उसकी पेमेंट होनी है और चूंकि अभी उनकी पेमेंट नहीं होनी तो वो रिकॉर्ड भी अभी तक वो नहीं की गई। ठीक है। तो इसकी जब एंट्री हमने पास करनी है अक्रूड एक्सपेंस के लिए, मैंने कहा था उसकी एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस, वो जो पर्टिकुलर एक्सपेंस जिसको हमने रिकॉर्ड करना है वो डेबिट हो जाएगा और एक्सपेंस वही उसके साथ पेबल लिखेंगे, लायबिलिटी बनेगी, उसे क्रेडिट कर देंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 2 थी और ये एक्सपेंस कौन सा था? यूटिलिटीज। यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट। अब कितने से था ये एक्सपेंस? मैं जरा फिगर देख लूं। यूटिलिटीज एक्सपेंस बच्चे हमारे पास था 150 से, 150 का यूटिलिटी एक्सपेंस था तो 150 से यूटिलिटीज एक्सपेंस को डेबिट करेंगे हम और
यूटिलिटी पेबल, यूटिलिटीज पेबल क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, लायबिलिटी बन गई ना, लायबिलिटी उसी नाम से, उसी एक्सपेंस के नाम से लायबिलिटी बना लेंगे। ये उसको देख के बैलेंस शीट में पता चल जाएगा कि हाँ जी, ये वाला पर्टिकुलर एक्सपेंस जो है ये हमारा स्टिल पेबल है। तो 150 से हम लोगों ने यूटिलिटीज पेबल को क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी बना लिया। नरेशन लिख देंगे, यूटिलिटीज एक्सपेंस अक्रूड फॉर द पीरियड, कि ये पीरियड के दौरान यूटिलिटीज़ का एक्सपेंस जो है वो एक्रू हुआ था, लेकिन अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। हम लोगों ने उसको एक्रू करके रिकॉर्ड भी कर लिया। उसके बाद थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं। थर्ड एंट्री में क्या कहा गया, इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ फॉर अ ईयर। ये जो हमें इंश्योरेंस दी गई है यहाँ पे, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये जो 3000 की बच्चे आपको नज़र आ रही है, कहा यह जा रहा है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी पूरे साल की है। हम लोग तो सिर्फ जून की एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर रहे हैं ना, एंड जून इज़ 1 मंथ ऑफ द ईयर, पूरे साल में से एक महीना है, और पूरे साल में 12 महीने होते हैं। तो जब हमारी इंश्योरेंस एक्सपायर्ड होती है तो उसकी एडजस्टिंग एंट्री मैंने आप लोगों को क्या सिखाई थी कि हम लोग इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब कितनी अमाउंट के साथ इसको डेबिट किया जाएगा, बेटा देखिएगा, ये जो इंश्योरेंस हमें दी गई थी ये पूरे साल की थी। तो अगर 3000 पूरे साल का है तो इसको 12 के साथ हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो पर मंथ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 250। ये पर मंथ की एडजस्टिंग एंट्रीज हम लोग पास कर रहे हैं ना, तो जो अमाउंट हम लोगों ने पर मंथ कैलकुलेट करनी होगी, उसको जितने भी मंथ का वो एक्सपेंस दिया होगा उस पर डिवाइड करेंगे तो पर मंथ अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। इंश्योरेंस एक्सपेंस 250 इनकर्ड हुआ, रिकॉर्ड कर लिया उसे, और उतने से हम लोग क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस को क्रेडिट कर देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट कितनी से, 250 से। ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड ड्यूरिंग पीरियड, कि ये पीरियड के दौरान प्रीपेड इंश्योरेंस जो थी वो एक्सपायर हो गई। प्रीपेड इंश्योरेंस बच्चे एसेट होता है ना हमारा, तो जब एसेट एक्सपायर होगा, एसेट ख़त्म होगा, एसेट में कमी आएगी तो उसको क्रेडिट कर देंगे। और कमी क्यों आई है, कि वो यूज़ हो गया है, तो जितना वो यूज़ हो जाएगा उतने से क्या करेंगे हम लोग, अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे उतने से। इज इट क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग अपनी एडजस्टिंग एंट्री नंबर 4 पे जाएंगे। एडजस्टिंग एंट्री नंबर 4 वो क्या है, एडजस्टमेंट नंबर 4, पहले उसको देख लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4 में कहा गया था बच्चे हमें, $2500 ऑफ अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू हैज़ बीन अर्नड एट द एंड ऑफ द मंथ। मतलब ये जो हमें अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू एक नज़र आ रहा था, मैं ज़रा आप लोगों की सहूलत के लिए इसको बोल्ड कर दूं ताकि आप लोगों को ठीक तरह से नज़र आ जाए। नहीं बेटे, ये जो अनअर्न्ड आपको नज़र आ रहा था 4000 से, कहा यह जा रहा है कि 2500 ऑफ अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू हैज़ बीन अर्नड ड्यूरिंग द मंथ। कहता है ये जो 4000 की आपकी लायबिलिटी है, इसमें से 2500 की सर्विसेज हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं। टोटल सर्विसेज जो परफॉर्म करने वाली थी वो 4000 की थी। अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होता है बेटा, मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब हम अपने कस्टमर से एडवांस रिसीव कर लेते हैं और उस एडवांस के बदले में अभी हम लोगों ने सर्विसेज परफॉर्म करने वाली बाकी होती हैं, अभी फ्यूचर में हम लोगों ने सर्विसेज परफॉर्म करनी होती हैं उसके बदले में, तो उसको हम लोग अनअर्न्ड के नाम से, अपनी लायबिलिटी के नाम से उसको शो करते हैं कि ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, तो अनअर्न्ड एडवांस ले लिया था और अभी सर्विसेज अभी हमारी परफॉर्म करने वाली बाकी थी, सर्विसेज अभी हमारी रहती थी परफॉर्म करने वाली। तो जो एडवांस लिया था वो हमारी लायबिलिटी थी, उसको हम लोगों ने लायबिलिटी रिकॉर्ड किया हुआ था।
अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमें कहा गया कि इस ये जो 4000 की हमारी लायबिलिटी थी ना, इसमें से 2500 की जो सर्विसेज हैं वो हम परफॉर्म कर चुके हैं। ये एडजस्टमेंट नंबर 4 में आपको बताया जा रहा है, ये देखें आपको नजर आ रही होगी फोर्थ एडजस्टमेंट। 2500 ऑफ अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू हैज बीन अर्नड। तो ये बेटा टोटल जो लायबिलिटी हमारे पास स्टैंड कर रही है 4000 से, इसमें से जितना पोर्शन हमने अर्न कर लिया है उतने पोर्शन से हम लोग अपनी लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे। अनअर्न्ड अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू डेबिट। अब टोटल 2500 की जो सर्विसेज हैं वो हम परफॉर्म कर चुके, तो 2500 से अनअर्न सर्विस रेवेन्यू को हमने क्या कर लिया, डेबिट कर लिया, और जितना रेवेन्यू हम लोग अर्न कर चुके हैं उतने से हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास सर्विस रेवेन्यू का अकाउंट था तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। सर्विस रेवेन्यू को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 2500 से। जितना अर्न कर लिया उतने से हमारा रेवेन्यू बन गया और उतने से हमारी लायबिलिटी कम होगी। लायबिलिटी कम हुई तो डेबिट, रेवेन्यू बना तो वो क्रेडिट। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, सर्विसेज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग पीरियड, कि ये हम लोगों ने पीरियड के दौरान सर्विसेज को क्या किया है, परफॉर्म कर दिया है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 5, एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टमेंट नंबर 5 थी हमारे पास बच्चे, ये देखें, सैलरीज ऑफ $2000 आर एक्रूड एट जून 30। जून 30 को कुछ सैलरीज जो हैं वो क्या थी, एक्रूड थी, मतलब ये सैलरीज एम्प्लॉय से काम करवा लिया, उनसे सर्विसेज ले ली, लेकिन उसके बदले में जो पेमेंट है वो करने वाली बाकी है, पेमेंट अभी पेंडिंग है। तो जितनी सैलरीज अक्रू हुई हैं उतने से सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। जैसे सबसे फर्स्ट में मैंने आप लोगों को, सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक एंट्री करवाई थी अक्रूड एक्सपेंस की, मैंने आपसे कहा था क्या एंट्री होगी, जैसे यूटिलिटीज़ की एंट्री हमने की थी ना, वो एक्सपेंस को डेबिट कर लिया था और वही एक्सपेंस पेबल के नाम से उसे क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही सैलरीज जो अक्रू हुई हैं उतने से सैलरीज को डेबिट करेंगे, 2000 से सैलरीज को डेबिट कर दिया, और सैलरीज पेबल, सैलरीज पेएबल को हमने क्या किया, लायबिलिटी बनाया और इसको 2000 से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, नीचे नरेशन क्या लिखेंगे इसकी, सैलरीज एक्रूड फॉर द पीरियड, कि ये पीरियड के दौरान सैलरीज क्या हुई हैं, एक्रू हो गई हैं। ठीक है जी, ये हम लोगों ने जो एडजस्टिंग एंट्री थी वो पास कर ली नंबर 5 की। उसके बाद बच्चे हम लोग जब जाते हैं नंबर 6 में, तो हमें क्या कहा जा रहा है, ये वो डेप्रिसिएशन की एंट्री है जो मैं आप लोगों को लास्ट टाइम भी समझा रहा था, वर्किंग करने के बाद, वर्किंग करके साथ में फिक्टिशियस ही वर्किंग करके मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। यहाँ पे देखें बेटा क्या कहा जा रहा है जी, ऑफिस इक्विपमेंट हैज़ अ 5 year लाइफ विद नो सैल्वेज वैल्यू। अब यहाँ पे एक सैल्वेज वैल्यू का जिक्र आ गया। ये सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा। देखें, आप एक एसेट खरीदते हैं, आपने एसेट कोई भी, कोई मशीन कोई ख़रीद ली, कोई प्लांट, कोई इक्विपमेंट आपने ख़रीद लिया, इवन आपने फर्नीचर ही ख़रीद लिया है। ठीक है, आप एक फर्नीचर ख़रीद रहे हैं, आप ने अगर वो फर्नीचर 1 लाख रुपए का ख़रीदा है, आप कहते हैं ये 5 साल चलेगा, आपने 5 साल तक उससे बेनिफिट लिया, अच्छी तरह से उसको बेनिफिट ले लिया, अब वो फ़र्ज़ करते हैं कि आपके लिए वो बेकार हो गया, आपने जितना बेनिफिट 5 सालों में लेना था वो ले लिया, अब आपके मुताबिक उसकी जो बुक वैल्यू है वो दैट इज़ ज़ीरो। लेकिन वो जो फर्नीचर था वो जाते जाते, अगर वो लोहे का था या लकड़ी का था, जाते जाते स्क्रैप की वैल्यू तो कोई दे जाएगा ना आपको। बेटा अगर कोई मशीन भी होती है, अगर उस मशीन को हम ख़रीदते हैं, अब बिल्कुल नकारा ख़राब, रिपेयर भी नहीं हो सकती, हर तरह का बेनिफिट आपने उससे ले लिया, लेकिन कबाड़िए को तो फिर भी वो लोहे के भाव तो बेच देते हैं ना हम। तो वो एक एसेट की वो वैल्यू जो उसकी उम्र पूरी होने के बाद, उसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर लेने के बाद एक एसेट की जो वैल्यू बाकी रह जाती है, उस वैल्यू को बच्चे हम कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। क्या नाम देते हैं उसको, सैल्वेज वैल्यू। ठीक है,
कह रहा है जी इक्विपमेंट की 5 साल उसकी लाइफ है और उसकी सैल्वेज वैल्यू क्या है, 0। मतलब ये जो हमारे पास इक्विपमेंट नजर आ रहे हैं 15,000 के, इनको मुकम्मल तौर पर हम लोग यूज कर लेंगे और एट द एंड ऑफ लाइफ जब इसकी 5 साल की उम्र पूरी हो जाएगी उस वक्त इनकी वैल्यू क्या रह जाएगी, बाकी 0, कोई वैल्यू रहेगी ही नहीं। ठीक है, इट इट इज बीइंग डेप्रिसिएटेड एट $250 और आपने उसको हर महीने कितना डेप्रिसिएट करना है, 250। यहाँ पे 250 उसने निकाल कर आपको कैलकुलेट करके दे दिया, लेकिन अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ता तो हम क्या करते बेटा, देखें इक्विपमेंट की वैल्यू हमें 15,000 गिवन थी, ठीक है, और ये इसकी लाइफ कितनी हमें कही गई थी, 5 ईयर्स, 5 साल। तो अगर हम लोग देखें तो ये डेप्रिसिएशन इसकी कितनी आएगी, 15,000 को अगर मैं 5 पे डिवाइड करूं तो पर ईयर 3,000 वो डेप्रिसिएट होगा। अब ये तो एक साल में 3,000 की डेप्रिसिएशन हो रही है। हम लोग यहाँ पे जो अकाउंट बना रहे हैं, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सिर्फ एक महीने के लिए कर रहे हैं। तो बेटा ये जो 3,000 की हमारी डेप्रिसिएशन है, इसको अगर 12 पे डिवाइड करेंगे तो पर मंथ डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगी, दैट विल बी 250 रुपीज। ठीक है, या $250, वट एवर जो भी आपके पास करेंसी है जिसमें आप मेजर कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको सिखाया कि ये 250 आया किस तरह से है हमारे पास, उसने खुद भी कैलकुलेट करके दे दिया, उसकी बड़ी मेहरबानी कि उसने हमें अमाउंट कैलकुलेटेड दी थी। तो जब डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की एडजस्टिंग एंट्री मैंने सिखाई थी आप लोगों को, तो हमने क्या कहा था, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 250 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये हमारे पास अकाउंट उसने बताया हुआ था कौन सा यूज करना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी ले रहे हैं हम लोग, इक्विपमेंट्स की। ठीक है, तो साथ में लिख देंगे इक्विपमेंट्स, ठीक है, और ये इसको क्रेडिट कर देंगे 250 के साथ, और नीचे नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट रिकॉर्डेड, कि हम लोगों ने इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है बेटा, ये हम लोगों ने एडजस्टमेंट नंबर 6 जो थी उसको भी रिकॉर्ड कर लिया जी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 7। एडजस्टमेंट नंबर 7 को देखते हैं हम लोग, वो क्या थी। एडजस्टमेंट नंबर 7 थी इनवाइसेस रिप्रेजेंटिंग, इनवाइस कहते हैं रसीद को, रसीदें, रसीदों से पता चल रहा है $1,000 ऑफ सर्विसेज परफॉर्म ड्यूरिंग द मंथ, के महीने के दौरान 1,000 की सर्विसेज हम लोग ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके थे, हैव नॉट बिन रिकॉर्डेड एज ऑफ जून, लेकिन वो जून के महीने में अभी तक उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, मतलब एक्रूड रेवेन्यू, सर्विसेज परफॉर्म कर ली लेकिन अभी तक उनको रिकॉर्ड नहीं किया, तो अमाउंट हमने रिसीव करनी है ना, तो उसके लिए एंट्री क्या पास करते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, कितने से कितने अमाउंट, कितने पैसे लेने हैं हमने कस्टमर से, 1,000 उनसे रिसीव करना है, और 1,000 से हम लोग क्या करेंगे, अपने सर्विस रेवेन्यू को, जितना रेवेन्यू हम लोग अर्न कर चुके थे, जितनी सर्विसेज हम लोग परफॉर्म कर चुके थे, तो उतने से सर्विसेज रेवेन्यू को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, रेवेन्यू accrued फॉर द पीरियड, कि ये पीरियड के दौरान रेवेन्यू हमारा एक्रू हुआ था। ठीक है, ये बेटा मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन बाकायदा उठाया और उस क्वेश्चन की आप लोगों को एडजस्टमेंट्स जो थी वो डिस्कस करके एडजस्टिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करना सिखा दिया प्रॉपरली आप लोगों को। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। ये आपके सामने बेटा सारी की सारी एडजस्टमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं। अब नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट थी, जो जो मैंने चीज़ आप लोगों को सिखानी थी वो क्या थी, कि आप लोगों ने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस किस तरह से आप बनाएंगे उसको हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनेगा। ठीक है बेटा, ये देखिएगा, अब एडजस्टमेंट्स वाला काम तो आपका कंप्लीट हो गया। अब ये वापस आ जाएं ज़रा अपने ट्रायल बैलेंस के ऊपर। मैंने ट्रायल बैलेंस के आगे बेटा 2 कॉलम बनाए हैं एडजस्टमेंट्स के, और उसके आगे 2 कॉलम बनाए हैं मैंने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब
इन एडजस्टमेंट्स को, ये जो मैंने आपके सामने एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं, इनकी मदद से मैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहा हूं। तो पहले क्या करेंगे बेटा, ये जो एडजस्टमेंट्स हमने की हैं, आप लोगों को पता है कि एक एस्पेक्ट इसमें क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और दूसरा एस्पेक्ट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर ये बराबर आने भी चाहिए हमारे पास। हम लोग ज़रा इसको एडजस्टमेंट वाले कॉलम में ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर क्या होगा वो मैं आप लोगों के साथ ज़रा शेयर करता हूँ। देखिएगा बेटा, पहली एडजस्टमेंट को देखते हैं। पहली एडजस्टमेंट में दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक सप्लाईज का, सप्लाईज एक्सपेंस का, और दूसरा सप्लाईज का। अब सप्लाईज का अकाउंट मेरे पास बेटा है, ये देखें सप्लाईज का अकाउंट मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब ये सप्लाईज का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। सप्लाईज एक्सपेंस का अकाउंट मेरे पास नहीं है, तो बेटा जो अकाउंट मेरे पास नहीं होगा उसके लिए मैं नया अकाउंट ओपन कर लूँगा, ठीक है। अब देखें जी, यहाँ पे एक अकाउंट था सप्लाईज एक्सपेंस का, सप्लाईज एक्सपेंस, एक अकाउंट सप्लाईज एक्सपेंस का था और दूसरा अकाउंट किसका था, सप्लाईज का। जो अकाउंट मैं नए क्रिएट कर रहा हूँ मैं उसे रेड कलर के साथ यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये अकाउंट सर ने नए ओपन किए थे, ठीक है जी। अब देखिए बेटा, सप्लाईज का अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। इसके सामने ये हमारे पास एडजस्टमेंट वाला कॉलम नज़र आ रहा है बेटा, इसके बिल्कुल सामने सप्लाईज के एडजस्टमेंट वाले कॉलम में सप्लाईज जो एक्सपेंस था वो डेबिट हो रहा था बेटा, तो ये सप्लाईज एक्सपेंस में बिल्कुल इसके सामने एडजस्टमेंट वाले कॉलम में उसकी अमाउंट लिख देंगे डेबिट साइड पे। तो सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो गया और सप्लाईज क्या हो रही थी, क्रेडिट हो रही थी। तो ये सप्लाईज का अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। इसके बिल्कुल सामने एडजस्टमेंट वाले कॉलम में क्रेडिट साइड पे इसकी अमाउंट मेंशन कर देंगे। ये पहली एडजस्टिंग एंट्री जो थी उसको मैंने आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट करके सिखा दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। किस यहाँ पे 7 एंट्रीज को मैंने पोस्ट करना है बेटा, किसी एक एंट्री की पोस्टिंग भी अगर आपको समझ आ गई तो बाकी सब आप कर लेंगे, ठीक है। ये पहली एंट्री मैंने पोस्ट कर दी। उसके बाद सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में दो अकाउंट्स बेटा हमारे यूज़ हो रहे हैं, एक सब यूटिलिटीज़ एक्सपेंस का और एक यूटिलिटीज़ पेबल का। तो बेटा ये देखें हमारे पास जो अकाउंट्स अवेलेबल थे इनमें ये दोनों अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करते, तो मैं दोनों अकाउंट्स नए ओपन करूँगा। एक है यूटिलिटीज़ यूटिलिटीज़ एक्सपेंस और दूसरा अकाउंट है यूटिलिटीज़ पेबल। अब देखिए बेटा, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इसके यूटिलिटीज़ एक्सपेंस के बिल्कुल सामने डेबिट वाले कॉलम में मैं इसकी अमाउंट लिख दूंगा 150। और यूटिलिटी एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट। यूटिलिटीज़ पेबल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो इसके बिल्कुल सामने क्रेडिट साइड पे मैं इसकी अमाउंट लिख दूंगा, दैट इज़ 150। ये मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड एडजस्टिंग एंट्री में दो अकाउंट्स फिर यूज़ हो रहे हैं, एक इंश्योरेंस एक्सपेंस का और एक प्रीपेड इंश्योरेंस का। यहाँ पे अगर बेटा हम लोग अपने अकाउंट टाइटल्स में देखें तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा था, इंश्योरेंस एक्सपेंस का नहीं था। तो जो अकाउंट नहीं है उसे नया ओपन कर लेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ठीक है। अब देखें बेटा, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, तो एडजस्टमेंट वाले कॉलम में जाके डेबिट साइड पे उसकी अमाउंट लिख देंगे 250, ये डेबिट हो गया। और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो रही थी, ये प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके बिल्कुल सामने जाके क्रेडिट साइड पे हम लोग इसकी अमाउंट लिख देंगे 250, ठीक है जी। ये हम लोगों ने तीसरी एंट्री भी रिकॉर्ड पोस्ट कर ली। चौथी एंट्री पे चलते हैं। दो अकाउंट्स हैं, अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू और सर्विस रेवेन्यू। ये अनअर्न्ड का अकाउंट भी हमारे पास बेटा अवेलेबल है। ये देखें, आपको मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ, अनअर्न्ड का भी है और ये सर्विस रेवेन्यू का अकाउंट, ये दोनों अकाउंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब अनअर्न्ड ट्रांजैक्शन नंबर 4 में एडजस्टिंग एंड एडजस्टमेंट नंबर 4 में अनअर्न्ड डेबिट हो रहा है 2500 से, तो इसके बिल्कुल अनअर्न्ड के सामने डेबिट वाले कॉलम में 2500 लिख देंगे। और सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है कितने से, 2500 से, तो इसकी क्रेडिट साइड पे हम लोग 2500 मेंशन कर देंगे, ठीक है।
उसके बाद नंबर 5 में बच्चे दो अकाउंट्स हैं हमारे पास, एक सैलरीज एक्सपेंस और एक सैलरीज पेबल। अब सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट अगर हम लोग देखें बच्चे तो ये हमारे पास अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है सैलरीज एक्सपेंस, तो इसको सैलरीज एक्सपेंस में लिख देंगे। और ये जो सैलरीज पेबल का अकाउंट नहीं है, इसके लिए मैं नया अकाउंट ओपन करने जा रहा हूँ, सैलरीज पेबल। अब देखिए बेटा, सैलरीज एक्सपेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो सैलरीज एक्सपेंस के बिल्कुल सामने डेबिट वाले कॉलम में मैं उसकी अमाउंट लिखूंगा 2000, और सैलरीज पेबल क्रेडिट हो रही थी तो उसके बिल्कुल सामने क्रेडिट वाले कॉलम में मैंने उसकी अमाउंट लिख दी, कितनी, 2000। ये मैंने ये अमाउंट लिख दी। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब मज़ीद मुझे कुछ अकाउंट्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ रोज़ को इंसर्ट कर रहा हूँ, ताकि अगर मज़ीद अकाउंट्स की मुझे ज़रूरत पड़े तो वो मुझे यहाँ पे कोई इस तरह का कोई काम ना हो। ले जी बेटा, 5 एडजस्टमेंट्स जो हैं उसको हम लोगों ने पोस्ट कर दिया। उसके बाद नंबर 6 में दो अकाउंट्स फिर यूज़ हो रहे हैं, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। बच्चे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का भी अकाउंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो दोनों अकाउंट मुझे ओपन करने पड़ेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब देखो बेटा, डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट के बिल्कुल सामने एडजस्टमेंट में डेबिट वाले कॉलम में क्या करेंगे, इसकी अमाउंट लिख देंगे 250। ये डेबिट हो रहा था और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा था, इसके बिल्कुल सामने क्रेडिट वाले कॉलम में इसकी अमाउंट लिख देंगे, कितनी, 250। इज इट क्लियर? उसके बाद बच्चे, लास्ट जो एडजस्टमेंट है हमारी एडजस्टिंग एंट्री, उसमें अगेन दो अकाउंट्स हैं, एक है अकाउंट रिसीवेबल्स का और दूसरा है सर्विसेज रेवेन्यू का। अकाउंट रिसीवेबल्स का अकाउंट भी ये देखें बेटा हमारे पास ये अवेलेबल है, ये मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। अकाउंट रिसीवेबल्स का अकाउंट भी अवेलेबल, और ये जो सर्विस रेवेन्यू का था वो भी अकाउंट हमारे पास अवेलेबल था। अब हम क्या करेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल जो डेबिट हो रहा था, इसके बिल्कुल सामने डेबिट वाले कॉलम में इसकी अमाउंट लिख देंगे, एडजस्टमेंट वाले कॉलम में जाके ये सारा काम करना है आपने, 1000 ये लिख दिया। अब सर्विस रेवेन्यू की बात आती है, अब आप कहेंगे कि सर ये तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक अमाउंट जो है वो हम लोगों ने लिखी हुई है, ठीक है, तो अब हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसके साथ ही दूसरी अमाउंट जो है वो भी लिख देंगे, ठीक है। दूसरी अमाउंट कितनी थी हमारी सर्विस रेवेन्यू की, ये थी 1000 से, ये भी हम लोगों ने अमाउंट लिख दी, एक पहली थी और एक साथ में दूसरी अमाउंट भी हम लोगों ने यहाँ पे एंटर कर दी। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आई होगी। तो बेटा ये मैंने क्या किया, आप लोगों के सामने सारी जो एडजस्टमेंट्स थी उनको मैंने एडजस्टमेंट वाले कॉलम में ट्रांसफ़र कर दिया, पोस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि अपनी समझने के लिए कि हमने तमाम एंट्रीज़ को यहाँ पे पोस्ट किया है या नहीं किया, हम लोग इसका टोटल करके देख लेंगे, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। डेबिट साइड का टोटल जो है वो हमारे पास आया है 7550, और क्रेडिट साइड पे चूंकि दो अमाउंट्स हैं तो यहाँ पे एक एक सर्विस रेवेन्यू की दो अमाउंट्स हैं ना, तो वो तो जमा नहीं हो सकती, तो फिर हमें 1 बाय 1 ऐड करना पड़ेगा। 1400 प्लस 250 प्लस 2500 प्लस 1000